Hello students, today we have the topic microscope and the related techniques. The topic is very much general and it can be in graduation as well in post graduation syllabus. So we will talk about the microscopy in this class. हम लोग आज माइक्रोस्कोपी के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे, कैसे प्रयोग किया जाता है और कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीपक कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ KKM कॉलेज जमुई, जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट दी माइक्रोस्कोपी टुडे। वी नो दैट वी यूज़ आइज़, हम आँखें प्रयोग में लाते हैं, किस लिए? देखने के लिए। तो आँखें हमारे शरीर में एक क्या है, ऑर्गन है जिससे हम रोशनी को सेंस कर सकते हैं। इट इज़ ए फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, है ना, लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन है। तो हमारे आइज़ में भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे आइज़ में भी लेंस होते हैं। इस लेंस से क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। हम नज़दीक की चीज़ देखना चाहते हैं या दूर की चीज़ देखना चाहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट यूजिंग द lenses in our eyes. Okay, so this is the basic phenomena in biological system. We have the photoreceptor organs, photoreceptor cells, which can receive light and form image in the eye and in the brain. Okay, so but the eyes have some limitations. हमारे जो ह्यूमन आई है उनके कुछ limitations हैं। तो उसी लिमिटेशन के कारण, है ना, उसी लिमिटेशन के कारण जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, माइक्रोस्कोप को बनाया गया। हाँ, हम लोग अपनी आँखों से सारी ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, बहुत सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पहले इन ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते थे, है ना। तो उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को जब हम देख पाते हैं तो किससे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। So microscope enables us to view or to see very small organisms which we cannot see through our naked eyes. Okay, so today we will talk about the microscope, and this is the first part of my lectures that I will be giving on the microscopy. And today we will discuss about the basics of microscopy, how microscope works and when microscopy was discovered, who discovered the microscopy, what are the some famous name in the field of microscopy। ठीक है, उसके बाद हम उसके पढ़ेंगे कि उसमें क्या फंक्शंस हैं, कैसे उसमें हम लेंसेज यूज़ करते हैं, रे डायग्राम क्या है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फिर हम उसके कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि माइक्रोस्कोपी के फील्ड से रिलेटेड है। विल नो दी सम ऑफ दी टर्मिनोलॉजीज। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। Okay, in this class I will be focusing on the compound microscope. Okay, the normal compound microscope which uses the light to make the enlarged images. Okay, then I will give a brief introduction to the fluorescence microscope. ओके, लास्ट में हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। ये स्लाइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज क्या है? रॉबर्ट हुक जो है, जिन्होंने न्यूक्लियस सेल की खोज करी थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा प्रयोग किया हुआ माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक ने जो ड्राइंग बनाई थी, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, और जो ड्राइंग बनाई थी जिसको कि उन्होंने सेल कहा था। सेल का मतलब क्या होता है? खोल, मतलब एक खाली जगह है जो उन्होंने देखा था और उसको सेल कहा था। तो वहाँ से बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोपी को डेवलप किया, माइक्रोस्कोपी को उसके लिमिटेशंस को ख़त्म किया और उसके यूजेस को इन्हांस किया, है ना। दे आर सो मेनी पर्सन्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड दे हैव टाइम टू टाइम improved these microscopes. They have overcome the limitations of the microscopes, and not only limitations but they came with new ideas and formed new type of microscopes that we will study. Okay, तो
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंटन वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ओके, उन्होंने ही माइक्रोस्कोप सबसे पहले यूज़ किया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये लीeuwenhoek का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है ना। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप लीeuwenhoek को क्यों कहते हैं, जबकि उससे पहले और लोगों ने भी माइक्रोस्कोप यूज़ किया, क्योंकि लीeuwenhoek ने सबसे पहले ही जो है ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिससे कि हम बैक्टीरिया और बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड some small organisms in the drop of water. Okay, and the arrangement that he devised, the arrangement that he made to view the enlarged image of any organism or any particle, that basic arrangement is still followed. आज भी हम वही arrangement use करते हैं। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek से पहले भी एक चश्मा बनाने वाले लोग थे जो कि जैकरियस जेंसेन और उनका बेटा था हैंस लिपरहे। इन लोगों ने जो है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था पहली बार। उन्होंने कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ किया था, है ना। माइक्रोस्कोप क्या है, बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अदर नेम्स रिलेटेड टू दिस फील्ड, द माइक्रोस्कोपी, like August Kohler, for the Kohler illumination. He was the first person to enable the microscope for the imaging, for the photography. What we see in the microscope we can capture that, है ना। तो कोलर साहब ने सबसे पहले ऐसा अरेंजमेंट किया, ऐसा इम्प्रूवमेंट किया माइक्रोस्कोप में, जिससे क्या होता कि इल्यूमिनेशन पूरे स्पेसिमेन पे इवनली हुआ और जिसके कारण हम उसका फ़ोटो खींच पाएँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930s में डिस्कवर की गई मैक्स नोल और ऑन्स्ट्रूस्का के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद फिर रिसेंटली जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, और अभी तो क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढा गया, जिसके कारण अभी कुछ साल पहले लोगों को प्राइजेस भी मिले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है माइक्रोस्कोप की काफ़ी लंबी है और इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है, जो कि इसकी एबिलिटी को इन्हांस किया है, इसके एप्लीकेशन को इन्हांस किया है, एंड दोज मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स हैज ग्रेटली इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, सो वी विल टॉक, एज आई टोल्ड यू दैट वी विल टॉक अबाउट द compound microscope mainly today. So we will see what are the parts of a common microscope. एक जनरल माइक्रोस्कोप जो लैब माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंट पार्ट्स में आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको ओकुलर, जिसको आई पीस कहते हैं, जो कि हमारी आँखों के पास होती है, जिसके थ्रू देखते हैं। ठीक, और एक लेंस, जैसा कि बताया कि माइक्रोस्कोप क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। माइक्रोस्कोप इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक तो ओकुलर हो गया, आई पीस हो गया जो आंखों के पास है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जो कि स्पेसिमेन के पास होगा, ऑब्जेक्ट के पास होगा। और वो ऑब्जेक्ट रखने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्टेज चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे कि हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट बीच में से, वो स्टेज बीच में से होल होता है उसमें, जिसके थ्रू हम लाइट सोर्स से, जैसे ये लाइट सोर्स है, लैंप है ये, यहाँ से लैंप से लाइट की बीम देते हैं और ये डायफ्राम के थ्रू लाइट जो है ऊपर आता है, इसके थ्रू यहाँ से ऊपर आता है और स्पेसिमेन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो स्पेसिमेन जो हमारा जो होना चाहिए वो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट ना भी हो तो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, उसके थ्रू लाइट जानी चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लेंसेज का काम है वो तो है इमेज को इनलार्ज करना, जो कि हम अगले स्लाइड में उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेज क्या है, स्टेज है स्पेसिमेन को रखने के लिए जगह प्रोवाइड करना। फिर आप देखिए कंडेंसर लेंस है ना। कंडेंसर लेंस क्या काम है, वो जो लाइट आ रही है, लाइट को स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, वो है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर कलेक्ट करता है ना। लाइट तो एक मतलब 3 डायमेंशनल चीज़ है, लाइट हर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो जब
हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट पे इल्यूमिनेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लेंस का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को फोकस करते हैं। ठीक है, फिर कंडेंसर को फोकस करने के लिए नॉब होता है, हम लोग जानते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और उससे फोकस कर सकते हैं। फिर एक आपका स्पेसिमेन को फोकस करने का होगा, जिससे कि ये मूव होगा, आपका जो लेंस होगा ऑब्जेक्टिव ये मूव होगा, है ना। इसका डिस्टेंस जो है स्पेसिमेन के मुकाबले में मूव होगा, कि स्पेसिमेन से नज़दीक है कि स्पेसिमेन से दूर है, एंड दैट वी कैन डू बाय द यूज़ ऑफ स्पेसिमेन फोकसिंग नोब। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ अ compound microscope, a lab microscope, which we can see in any lab. Okay, so this after knowing the basic parts of the microscope, we should know how microscope functions, what happens inside the microscope, how the image of object get enlarged. Okay, so here we have the basic knowledge from the physics, that the incident ray when goes from one medium to another medium it bends, है ना। लाइट की जो स्पीड है हर मीडियम में एक जैसी नहीं है ना। रेयरर मीडियम में जैसे कि एयर है, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइट की स्पीड इन वाटर और ग्लास, है ना। स्पीड जो है लाइट की वो वाटर या ग्लास में कम होगी एज कम्पेयर टू एयर में या फिर वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा स्पीड की लाइट कहाँ होगी, वैक्यूम में होगी। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे यानी कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका थीटा 1 हुआ यानी कि इंसिडेंट एंगल, और थीटा आई हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है लाइट रे, तो वो सीधा सीधा नहीं जा रहा, ठीक है, वो बेंड कर रहा है। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के लाइट की रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। लाइट रिफ्रैक्ट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके बेसिकली हम लेंस बनाते हैं, और लेंस का यूज़ करके हम माइक्रोस्कोप बनाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जा रहा है लाइट रे तो बेंड कर रहा है। और इसको स्नेल साहब ने, जिनके नाम से स्नेल्स लॉ है, उन्होंने निकाला है n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2, यानी कि एक मीडियम में जो उसका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, उसके बीच में ये रिलेशनशिप होगी। और इसी में अगर n1 बाई n2 कर देते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा sin θ2 अपन sin θ1। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि हम आगे भी मेंशन किया हमने स्लाइड पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसके रेशियो के बारे में बताता है, वो कितना बेंड करेगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स explains the behavior of light when it goes from one medium to another medium, and that behavior we say is refraction, and that particular number is known as refractive index। ठीक है, तो ये तो एक जनरल फिनोमिनन हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो जैसे ये मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बट वी नो दैट लेंसेज आर मेड ऑफ ग्लासेस जनरली। ओके, तो ग्लास की जब बात करते हैं तो ये एयर है, एयर से जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती है तो लेंस के थ्रू जब गुजरती है तो वो बेंड होती है। ओके, और बेंड होने के बाद एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, तो वो जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है ना। ये फिनोमिनन आपको समझना है कि जब ऑब्जेक्ट की तरफ से इंसिडेंट रे आती है और लेंस के थ्रू गुजर करके एक इमेज बनाती है, तो वो इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी होती है। ये हम सिंपल एक जो हैंड हेल्ड लेंस होता है, हाथों वाला लेंस होता है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, या जिसको आप लाइटनिंग लेंस भी कहते हैं, हम उसको फोकस करके आग लगा सकते हैं, उस तरह की जो एक लेंस होती है, लैब में भी होता है, उसमें जो लेंस होती है वो सिंगल लेंस होती है ना। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है, उसमें सिंगल लेंस यूज़ होती है, केवल हम एक बार उसको मैग्नीफाई करते हैं, इमेज को उसको इनलार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं तो क्या होता है, here we see when we have combination of lenses we further enlarge the image of as compared to the object, है ना। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि उसमें क्या है कि
ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज मान लिया 2 गुना इनलार्ज हुई है ना, फॉर एग्जांपल 2 गुना या 2.5 गुना इनलार्ज हुई, लेकिन इस वर्चुअल इमेज का फिर से दूसरे लेंस पे हम डालते हैं, है ना। इस लेंस पे जब डालते हैं तो एक दूसरी बार मतलब एक इमेज जो है, इस इमेज का ही एक और इमेज बनता है जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में काफ़ी, देखिए कई गुना बढ़ गया है ना, ये लगभग 8 से 10 गुना बढ़ गया है ना। तो कितना गुना बढ़ेगा कोई ऑब्जेक्ट का इमेज, ये डिपेंड करता है उसके लेंस के पावर पे, वो कितना एक्स है ना, जो कि हम आगे बात करेंगे कि वो 10x है, 20x है, 100x है। तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको इनलार्ज कर सकता है। यही इनलार्ज करने की कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कितना ज़्यादा इनलार्ज हो रहा है ना। मैग्नीफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द number of times that a image is getting enlarged as compared to the object. And for the calculation of magnification we can use this formula m final, यानी कि this image is equal to m objective the lens which is there at the near the object specimen and the m ocular, that is eyepiece. Okay, so total magnification will be the multiplication of the m objective and m ocular, यानी कि जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव से हुआ और जो मैग्निफिकेशन आपका ओकुलर से हुआ, आई पीस से हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक फिजिक्स का फंडामेंटल है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, देन using the phenomenon of that in magnification, we have been making so many devices, that is microscopes, है ना। हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं माइक्रोस्कोप के, और मेनली इसको हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में बांटते हैं कि एक हो गया लाइट माइक्रोस्कोप और एक हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या हुआ, जिसमें कि हम लाइट का यूज़ करते हैं, फोटोन का यूज़ करते हैं, लाइट रेज का यूज़ करते हैं फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन एंड द इमेज फॉर्मेशन। हम ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए और इमेज फॉर्म के लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइट्स यूज़ करते हैं। ओके, जो कि नेचुरल लाइट हो सकता है या फिर हम किसी हेलोजन बल्ब या किसी बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लाइट सोर्स बना सकते हैं। ओके, जैसे कि किसी क्लोज कमरे में हमें लाइट नहीं है तो हम वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लेंसेज जो होते हैं, कंपाउंड लेंसेज, जो कि लैब में आप देखेंगे, उसमें जो नेचुरल लाइट है उसमें एक रिफ्लेक्टर मिरर नीचे लगा हुआ होता है, वही मिरर जो है वो सोर्स ऑफ लाइट का काम करती है। ठीक है, तो एक तो माइक्रोस्कोप वो हो गया जिसमें कि लाइट आप यूज़ करते हैं टू इनलार्ज दी to magnify the image of object. Okay, then we can use electrons also, जैसा कि हमने बताया कि जो डेवलपमेंट हुआ बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी खोजा गया, मतलब आविष्कार किया गया, बनाया गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम टू मेक द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन, टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द मैग्निफिकेशन इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू द लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो कई गुना होती है, 1000 गुना हो जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है या दूसरे तरह के माइक्रोस्कोप हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। आज की क्लास में केवल हम लोग डिस्कस करेंगे जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में एक बेसिक नॉलेज में बेसिक डिस्कशन करूँगा। ठीक है, और इसमें जो लाइट सोर्स है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो लाइट सोर्स है जिससे कि हम इमेज को इनलार्ज करेंगे, उसके पोजीशन के अनुसार माइक्रोस्कोप 2 तरह के हो सकते हैं, है ना, अपराइट माइक्रोस्कोप और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो अपराइट माइक्रोस्कोप और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप क्या होगा, ये इस इमेज में आप देखिए। इसमें क्या है कि जो लाइट का सोर्स है, लैंप है ना, लैंप इज हेयर। ओके,
lamp is placed here, and the light from lamp comes through this way and through the condenser goes onto the specimen. Specimen gets illuminated, and that light from the specimen goes through the objective towards the eyepiece, and the image is formed in the eye, or we can use the camera to form the image, or we can take pictures also. Okay, but as compared to this, you see in this microscope what happens, the light source is here, light source is here, and it comes through this path and comes down onto the stage where the specimen is kept. Okay, and then the light passes through the specimen, and using the reflector, we can use mirror here or reflector, and then again diverted the light into the eyepiece. Okay, so you see the basic difference is that in upright microscope the light comes from down and goes up. Okay, but in inverted microscope what happens, light comes from up and goes down, and then images formed at the eyepiece or in the eye. Okay, so this is basically a different arrangement of the illumination, है ना, where the source of light is kept, है ना, लाइट का पाथ किधर से आ रहा है, इसके अनुसार हम इसको दो पार्ट में, ये दो तरह के माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर अपराइट माइक्रोस्कोप ही आप देखेंगे लैब में, सबसे ज़्यादा इसमें अपराइट माइक्रोस्कोप यूज़ होता है. क्यों होता है, क्योंकि अपराइट माइक्रोस्कोप में जो स्पेस है, जो हमें स्पेसिमेन पे कुछ काम करना है, स्पेसिमेन को इधर उधर घसकाना है या स्पेसिमेन चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक खुला स्पेस मिलता है, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, है ना. अपराइट माइक्रोस्कोप गिव्स दी स्पेस टू change or to play with the specimen, to just like manipulate the specimen. हम specimen को directly manipulate कर सकते हैं, उसको handle कर सकते हैं. But you see in this inverted microscope you don't have much space. You have this arrangement, this eyepiece here. You cannot put your hand directly onto this. You will have to come from the sides. But in upright microscope you can come in from the all three directions except this where the body of the microscope is there ना. तो इसमें तीन तरह से खुले हुए हैं, इसमें क्या है, केवल दोनों साइड से खुले हुए हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप आपको अपराइट ही मिलेगा. तो जो इल्यूमिनेशन की पाथ है ना, कि लाइट का सोर्स कहाँ है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड. So we will discuss this mainly about the upright microscope in this class. Okay, so as I told you that we should know some of the terms, है ना, related to this microscopy. कुछ terms हैं माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो हमें, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी अगर कोई बताएगा माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेगा तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना. किसी भी चीज़ के बारे में पता होने, बात करनी, किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें उस लैंग्वेज के बारे में या उस टेक्निक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए. देन ओनली विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग. ओके, सो दिस टर्म्स आर लाइक स्पेसिमेन विच आई हैव बीन यूजिंग मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर. स्पेसिमेन मैंने कई बार यूज़ किया. तो स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने लायक बनाते हैं, है ना. आप कोई भी जो टिश्यू है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है माइक्रोस्कोप में रख के नहीं देख सकते, है ना. जो आप प्रिपेयर करते हैं स्पेसिमेन, तो वो दो तरीके से, एक तो पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि उसके थ्रू लाइट जानी चाहिए, है ना, ताकि लाइट जो है आप कलेक्ट कर सकें, है ना, एट दी आई पीस. एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोप यू आर यूजिंग, है ना. आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, तो इस सब के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, है ना. तो बेसिकली प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन फॉर ए पार्टिकुलर माइक्रोस्कोपी इज द मोर देन हाफ ऑफ द वर्क वी हैव टू डू व्हेन वी गो टू यूज़ द माइक्रोस्कोपी. अगर हम माइक्रोस्कोपी यूज़ करना चाहते हैं, टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ करना चाहते हैं, तो स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने तक का जो काम होता है वो
50% से ज़्यादा होता है। लगभग 70% काम आप वहाँ करते हैं कि आप स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं, आप उसको देखने लायक बनाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट माइक्रोस्कोप के लिए डिफरेंट है, और उसी को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी इज़ नॉट ओनली टू व्यू इन ऑब्जेक्ट थ्रू दी माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप में ले लिए और कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिए, देखना शुरू कर दिए, ऐसी बात नहीं है। वी हैव टू process the specimen, we have to process the sample to enable it to be viewed और seen through the microscope, है ना। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका क्या कहते हैं डार्क फेज में यूज़ कर रहे हैं या लाइट फेज में यूज़ करते हैं, लाइट फेज में आपको किसी डाई का यूज़ करना पड़ेगा, आप जो है कलरलेस ऑब्जेक्ट उसको आप देख नहीं पाएंगे उसमें, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्लोरोफोर यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा अगले स्लाइड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप क्या करना चाह रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सैंपल प्रिपरेशन करने का बहुत ही थ्रू एक लगभग आपको, अगर मान लिया जाए कि सेम के लिए आप सैंपल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सैंपल प्रिपेयर करने के लिए आपको उसमें हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाएँ, उसमें बल्कि 2 से 3 क्या 1 सप्ताह भी लग जाता है कई बार, ठीक है। तो दी सैंपल प्रिपरेशन इज़ अ टीडियस टास्क, है ना। हम सैंपल प्रिपेयर करें तभी सैंपल जब सही से प्रिपेयर होगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू अ ब्यूटीफुल इमेज और ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दैट स्पेसिमेन, ठीक है। तो स्पेसिमेन की सैंपल प्रिपरेशन की टेक्निक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आई पीस ओकुलर आप जानते हैं, मैंने बताया जैसे कि, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है वो भी बता चुका हूँ, मैग्नीफिकेशन आपको मैं बता चुका हूँ, वेवलेंथ है किसी भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट का है तो आप उसमें क्या करते हैं, लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आपका वेवलेंथ होता है, उसके नीचे भी जा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट जा सकते हैं, है ना, ऊपर जा सकते हैं, और इंफ्रारेड जा सकते हैं, रेड के नीचे जा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट जो है वो आप वायलेट के ऊपर जा सकते हैं। तो वेवलेंथ आप जो रेंज जो है घटा बढ़ा सकते हैं, और वो बेसिकली इसका यूज जो है वो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जब करेंगे तब आपको लाइट के वेवलेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। सो देन वी हैव द टर्म रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन इज नथिंग बट द एबिलिटी टू सी 2 पॉइंट्स सेपरेटली, है ना। आप 2 पॉइंट को अलग अलग देख पा रहे हैं, इसी की एबिलिटी को आप जो है रिजोल्यूशन कह सकते हैं, है ना। आप कई बार कितने डिस्टेंस पे कोई चीज़ रखी हुई है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे रखी हुई है तो 2 ऑब्जेक्ट आपको एक जैसे ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, लेकिन नज़दीक में रखे हुए रहेंगे तो आप दोनों को ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकते हैं, है ना। तो जब 2 ऑब्जेक्ट को या 2 पॉइंट को अलग अलग हम देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, वो जब मैग्नीफिकेशन होता है ना किसी चीज़ का, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको कई टाइम्स उसका इमेज बड़ा कर दे रहे हैं, तो व्हेन वी आर डूइंग दैट the enlargement, the magnification of the image of an object, then we can see 2 points separately more as compared to the object itself, है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 पॉइंट नज़दीक में था, मैग्नीफाई कर दिया हमने तो 2 पॉइंट्स दूर दूर चले गए, तो वो हम उसको दूर दूर वाले नज़दीक वाले पॉइंट को अब देख पाते हैं, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन, तो माइक्रोस्कोपी क्या है, रिजोल्यूशन भी बढ़ाता है। माइक्रोस्कोप क्या है, रिजोल्यूशन भी बढ़ाता है मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के साथ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता चुका हूँ आपको। एंगुलर एपर्चर है कि कोई भी लेंस में कितनी लाइट जाएगी, है ना, लेंस की कितनी एपर्चर रखी गई है, कितना, जैसे यहाँ पे कितनी इसकी ओपनिंग रखनी गई, कितना लाइट इसके अंदर जा सकता है, इसको आप मोटा मोटी समझ सकते हैं, उसको एंगुलर एपर्चर कह सकते हैं। उसी में फिर न्यूमेरिकल एपर्चर होता है, जो कि इस वाले डायग्राम से आप समझ सकते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए कि ये लेंस है आपका, इस लेंस में कितना लाइट इन हो रहा है, कितना लाइट अंदर जा रहा है, तो जो एंगल बन रहा है लेंस के दोनों किनारे पे, डायमीटर जो है आपका, जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर ये हो गया, तो इस डायमीटर को फोकल लेंथ पे जा करके आप देखेंगे तो वहाँ से जितनी एंगल बन रही होगी ना, उसको आप एंगुलर एपर्चर कह सकते हैं, ठीक है। और एंगुलर एपर्चर का हाफ 1/2 दैट इज दिस अल्फा, पूरा एंगल मान लीजिए 2 अल्फा था तो उसका आधा ये अल्फा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर। तो ये टर्म्स आपको मिलेंगे माइक्रोस्कोपी में, जब आप यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोपी के बारे में समझना चाहेंगे तो यू मस्ट नो दिस नोमेनक्लेचर्स, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये एक देख सकते हैं, एक लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का एक एग्जाम्पल है ना।
इस ऑब्जेक्टिव लेंस में एक एग्जांपल आप देखिए क्या है, मैग्नीफिकेशन मेंशन किया हुआ है, ये क्या 100x का है, ठीक है। न्यूमेरिकल एपर्चर 1.3 इसमें किया हुआ है मेंशन। उसके बाद ये किस मीडियम में यूज़ होगा, जैसे ऑयल इमर्शन, 100x जनरली ऑयल इमर्शन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन किसके लिए है, ये किस चीज़ के लिए, किस माइक्रोस्कोप में यूज़ होगा, फेज में यूज़ होगा या फ्लोरेसेंस में यूज़ होगा, डिफरेंशियल माइक्रोस्कोप में यूज़ होगा, है ना, वो यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद फिर लेंस की इमेज की डिस्टेंस ये है, वर्किंग डिस्टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें कलर कोडेड होती है, डिफरेंट कलर की जो भी यहाँ पे रिंग मिलेगी उसके अनुसार आप पता कर सकते हैं कि ये 20x का है कि 60x का है कि 100x का है। आप देखिए जो 100x है इसका माइक्रोस्कोप जो है वो वाइट रिंग से कोटेड होता है। फिर ऊपर में कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे इसमें नाइकॉन लिखा हुआ है, निकॉन का आप लेंस है ये, ठीक है। किस टाइप का इसमें अंदर आपका जो लेंस है उसका अरेंजमेंट है, वो प्लेन फ्लोर अरेंजमेंट है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए, एक लेंस के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स के बारे में बताने के बाद फिर हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं उसमें कौन कौन से किस तरह के माइक्रोस्कोप हैं, उसका क्या खासियत है, ठीक। तो पहला आपका है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, है ना। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या है कि इसमें जितने भी लाइट आती है, जितना भी लाइट सोर्स, जैसे ये कंडेंसर लेंस था, इसने कंडेंस कर दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पेसमेन पे, तो स्पेसमेन के थ्रू डिफ्रैक्टेड और अनडिफ्रैक्टेड, यानी कि कुछ ऐसे रेज जो कि स्पेसमेन के थ्रू होके जाएंगे और कुछ ऐसे रेज होंगे जो स्पेसमेन के साइड से गुजर जाएंगे, वो सारे के सारे रेज जो हैं इसमें कलेक्ट होंगे, इस ऑब्जेक्टिव में वो सारे रेज कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए और इसके बैकग्राउंड में क्या होगा, लाइट होगा। मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट जा रही है और कुछ लाइट ऑब्जेक्ट के साइड से गुजर रही है और वो दोनों लाइट आपके पास आ रही है, तो वो क्या होगा, पीछे बैकग्राउंड जो होगा उसका वो भी इल्यूमिनेटेड होगा, वो भी ब्राइट होगा, इसीलिए इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और इसमें जनरली यूज़ करते हैं, तो अगर कोई स्पेसमेन आप प्रिपेयर करते हैं तो जैसे डाई यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला डाई है हेमोक्टोजालिन एंड नियोसिन, HE10 कहते हैं इसको। इससे हम लोग जो है बेसिक और एसिडिक जो भी सेल का नेचर है, जो भी रीजन होगा एसिडिक का बेसिक, उसको ये स्टेन करता है और हम लोग इस तरह के इमेजेस में पा सकते हैं। जैसे देखिए टेस्टिस का एक TS है, उसका काटा हुआ है, उसकी इमेज है। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं इसकी कटी हुई कैसे अंदर से जो है विलाई दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के जो इमेजेस आपको दिखेंगे जिसमें हम डाई यूज़ करके हम ब्राइट फील्ड में खींच सकते हैं, उसको हम कहेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें दोनों जो लाइट है जो आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू होके आया या ऑब्जेक्ट के साइड से होके आया, वो दोनों कलेक्ट होंगे उसमें। इसी के अगेंस्ट या इसी के साथ हम समझने की कोशिश करें, एक आपका है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जैसा कि इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि बीच में हमने एक ओपेक डिस्क यूज़ कर दिया है। तो ओपेक डिस्क जब यूज़ कर दिया है तो इसमें सारी की सारी लाइट कंडेंसर लेंस से स्पेसमेन के ऊपर फोकस नहीं हो रही है ना। ऑल द लाइट नॉट गेटिंग फोकस्ड ऑन द कंडेंसर लेंस, सो एंड देयर ओनली द डिफ्रैक्टेड लाइट, है ना, जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है वही केवल इसके थ्रू पास होगा, और जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वही केवल पास होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो हो के आ रहा है, जैसे ये आप इमेज में देखिए कि इमेजेस जो हैं आपका, ये सेल है, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी चमकीला नज़र आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑल दिस रेज, ऑल दी लाइट रेज विच पासिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग थ्रू दी ऑब्जेक्टिव इनटू दी आई पीस, ओके, वही केवल जा रहा है, जो डिफ्रैक्टेड है वो नहीं जा रहा, तो इसके बैकग्राउंड जो है डार्क नजर आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें केवल आपका जो डिफ्रैक्टेड लाइट है जो कि ऑब्जेक्ट से होके गुजर रहा है, उसके साइड से गुजर रहा है, वो वाली नहीं, जो ऑब्जेक्ट से गुजर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि डिफ्रैक्शन कब होता है, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी, है ना, मीडियम में जब डेंसिटी का चेंज होगा, रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो लाइट है वो बेंड होगा, है ना, बेंड होगा। अगर रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और डेंसर से रेयरर की तरफ गया तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो जब ये बेंडिंग ही क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो जब ऑब्जेक्ट से गुजरेगा तभी डिफ्रैक्शन होगा, तो डिफ्रैक्टेड लाइट उसको कहेंगे। और वो इसमें डार्क फील्ड वाले माइक्रोस्कोप में केवल वही वाले
जो लाइट है उसको ऑब्जेक्टिव जो है वो जाने देगा, बाकियों को जो अनडिफ्रेक्टेड है उसको नहीं जाने देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। नाउ फिर हम लोग यूज़ करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रैक्टेड और अनडिफ्रैक्टेड लाइट दोनों ही यूज़ करते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव से होकर के जाता है जो कि इमेज फॉर्म करता है। लेकिन इसमें जैसे कि हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या किया, एक डिस्क यूज़ किया था, इसमें हम लोग कंडेंसर एनुलस यूज़ करते हैं जो कि एनुलर होता है, यानी कि वो सारे लाइट्स को कंडेंसर के थ्रू अब स्पेसिफिक पे नहीं जाने देता बल्कि एक रिंग को जाने देता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट के थ्रू होकर के लाइट जब जा रही है, ठीक है, तो डिफ्रेक्ट जब हो रही है और अनडिफ्रेक्टेड हो रही है तो वो डिफरेंट फेज में बट जा रहे हैं, है ना। फेज क्या हुआ, जैसे कि इस वाले डायग्राम से आप देख रहे हैं, ये दो डिफरेंट कलर जैसे कि रेड और ब्लू से दिख रहा है, ये दो लाइट रेज हैं, दोनों की वेवलेंथ तो सेम है लेकिन फेज डिफरेंट है। एक का जो है क्रस्ट यहाँ पे है और ट्रफ यहाँ पे है, तो और दूसरे का यहाँ पे है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसको फेज डिफरेंस कह सकते हैं आप, फेज डिफरेंस कहा जाता है इसको। तो इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, दोनों फेज ऑफ लाइट जो कि स्पेसिमेन से डिफ्रैक्ट होके गया है या फिर बिना डिफ्रैक्टेड होके गया है, दोनों यूज़ करते हैं। और दोनों का यूज़ करके हम जितने भी लाइट जिस फेज की ज़रूरत होती है, यानी कि हम लाइट ब्राइट फील्ड में क्या कर रहे थे, ब्राइट फील्ड में हम सारे लाइट यूज़ कर रहे थे जितना भी लाइट आ रहा था। डार्क फील्ड में क्या कर रहे थे, डार्क फील्ड में केवल हम वो लाइट यूज़ कर रहे थे जो कि डिफ्रैक्ट होकर के गया था स्पेसिमेन से, ठीक है। और फेज कंट्रास्ट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही लाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि डिफ्रैक्टेड है या अनडिफ्रैक्टेड है। उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना, हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ, कौन सा फेज हमें चाहिए जिससे बेहतर इमेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें से वी कैन सेलेक्ट द फेजेस, वी कैन आइदर टेक दिस फेज, the first one, or this second one. When whichever the phase gives us a better image, we can take either of that, or we can take part from both of the phases, है ना। जो इमेज फॉर्म हुआ वो दोनों फेजेस के कम्बिनेशन से फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसको फेज कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, यानी कि दो फेजेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट बना रहा है, डिफरेंस बना रहा है, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं फाइनल इमेज फॉर्मेशन के लिए। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना। और इसके इमेज जो होंगे आपको इस तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको दिखेंगे, जो कि ये आपका इन विट्रो न्यूरॉन्स हैं। ये पिक्चर मैंने अपने पीएचडी के दौरान लिया था, ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो डिफरेंट लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप ना। नाउ वी हैव फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, बट बिफोर दैट वी शुड नो फ्लोरोफोर्स। हमें फ्लोरोफोर के बारे में पता होना चाहिए। फ्लोरोफोर्स क्या है, फ्लोरोफोर्स आर दोज मोलिक्यूल्स विच कैन गेट एक्साइटेड by a particular wavelength of light and then goes into excited state and then it can emit that energy and come back into the ground state। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख रहे हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी खासियत होती है, उसकी एबिलिटी ऐसी होती है कि वो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर सेल से हायर सेल में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो एनर्जी इमिट करते हैं और फिर वापस ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं, है ना। तो इसी कैपेबिलिटी को, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी बेसिकली परफॉर्म करते हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के पीछे ये जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ मॉलिक्यूल्स का, जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख रहे हैं इस टेबल में कि कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे डापी है, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट की वो 345 नैनोमीटर पे करेगा और इमिशन 416 नैनोमीटर पे करेगा, ठीक है। फिर आप देखिए FITC है ये, फ्लोरेसेंट आइसोथायोसाइनेट, इसकी वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ और इमिशन वेवलेंथ। तो इसमें एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ और इमिशन वेवलेंथ की जानकारी हमें होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी सैंपल हमारे पास होता है, उस सैंपल में हम लोग यूज़ करते हैं इम्यूनोलॉजी का यूज़ करते हैं, बेसिकली लाइक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है ना।
तो कोई भी चीज़ की एफिनिटी होती है जो कि किसी दूसरी चीज़ से बाइंड कर सकती है। मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ है, दो मॉलिक्यूल है जिसमें आपस में एफिनिटी है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग की एफिनिटी होती है तो इसी का हम यूज़ करते हैं। बाहर से कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि डापी जनरली न्यूक्लियस आप देखेंगे डीएनए से जाकर के बाइंड करता है ना। आप फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए कि डापी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से जाकर के बाइंड करता है, न्यूक्लियर के डीएनए से जाकर बाइंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डापी उसमें डाल देंगे, तो वो जाकर के आपका न्यूक्लियस से बाइंड कर गया फॉर एग्जांपल, है ना, डीएनए से जाकर बाइंड कर गया। लेकिन उसी के साथ साथ उसमें प्रॉपर्टी क्या है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और इमिट कर सकता है ना। तो जो लाइट हम इस ये वेवलेंथ का लाइट उसको देंगे, हम उस मॉलिक्यूल को देंगे जो कि हमारे न्यूक्लियस से बाइंड किया हुआ है, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में आने लगेगा तो ये वाली वेवलेंथ वो रिलीज करेगा। तो इस वाली वेवलेंथ को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वेवलेंथ को कैप्चर करके हम उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जहाँ पे न्यूक्लियस था उसको हम इमेज बना सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक आपका आइडिया है जिससे हम लोग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि फ्लोरोफोर की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल का लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये GFP है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन है। और ये प्रोटीन है, इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर लाइट को एनर्जी को रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट रखते हैं माइक्रोस्कोप में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बेसिक रे डायग्राम है आपका, है ना, एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे टर्म कुछ समझिए, जैसे डाइक्रोइक मिरर इसमें यूज़ करते हैं। डाइक्रोइक मिरर क्या है? The dichroic mirror has the ability to selectively pass some wavelength and do not allow other wavelength. Like उसमें क्या खास बात है उस मिरर में कि कुछ वेवलेंथ को पास होने देता है, कुछ वेवलेंथ को नहीं पास होने देता है ना। जैसे कि विजिबल लाइट की रेंज है ना 400 से 700, तो इनके बीच में जो मान लीजिए कि 400 से 450 को पास होने देगा और उसके बाद वाले को पास नहीं होने देगा, या 400 से कम वाले को पास होने देगा और उसके बाद वाले को नहीं पास होने देगा। या बैंड, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म यूज़ किया हमने। लॉन्ग पास फिल्टर, लॉन्ग पास फिल्टर क्या है कि फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर है उसका रीडिंग, तो 400 नैनोमीटर से जो लंबे वेवलेंथ होंगे लाइक 450 या 500 600 700 उसको पास होने देंगे और 400 से नीचे को पास नहीं होने देगा, ठीक है। उसी तरीके से शॉर्ट पास फिल्टर क्या होगा, 400, इसका भी एग्जाम्पल लेने तो 400 से नीचे को पास होने देगा, लाइक 350 200 150 इसको पास होने देगा, और 400 से ज़्यादा 400 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले को पास नहीं होने देगा। उसी तरीके से बैंड पास क्या है कि 400 से मान ली जाए 450, है ना, 400 to 450 इट इज़ बैंड पास। देन इट विल अलाउ द वेवलेंथ to from 400 to 450 to pass through it and other from the both ends not through it, okay। उसके दोनों तरफ 400 से कम 450 से ज़्यादा दोनों को जाने नहीं देगा, 400 से 450 के बीच को जाने देगा। ये एक डाइक्रोइक मिरर, ये चीज़ हमें मतलब जब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बनी उससे पहले ये एक चीज़ हमें चाहिए थी जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम एक्साइटेशन फिल्टर और इमिशन फिल्टर भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया कि ये जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है आप इसको एक्साइटेशन भी समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसको हम एक्साइट करना चाहते हैं तो उसको किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ से को ही उस पर भेजेंगे, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को ही उसमें जाने देंगे, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा और फिर वो इमिट करेगा। जब इमिट करेगा तो भी जो बाकी के वेवलेंथ होंगे, बाकी जो लाइट होंगे उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे, और जो लाइट हम जानते हैं कि उस पर उसका इमिशन मैक्सिमा है, जैसे कि डापी का 460 इमिशन मैक्सिमा है, तो 460 को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका कुछ फिल्टर्स इसमें अपार्ट फ्रॉम द लेंसेज दैट वी यूज़ इन लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि हम देख रहे हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव है, आपका आईपीस है, कंडेंसर लेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें यूज़ करती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइक्रोइक मिरर, ओके। और उसके बाद फिल्टर, एक तरह से फिल्टर ही है डाइक्रोइक मिरर। आप एक्साइटेशन और इमिशन फिल्टर ही, आप डिफरेंट फिल्टर यूज़ करते हैं, है ना। फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, जैसे आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि एक ब्रॉड बैंड लाइट सोर्स है, यानी कि आप मान लीजिए कि इससे 300 से 800 नैनोमीटर तक का लाइट रे इससे निकल सकती है, ठीक है। तो इसमें से ब्रॉड रेंज है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन को
ग्रीन को यानी कि जो 400 के आसपास है यानी 500 के आसपास है उसको जाने देते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये आपका एक्साइटेशन फिल्टर है। तो हम ग्रीन को क्यों जाने दे रहे हैं, क्योंकि उस वेवलेंथ से हमारा जो हमने सैंपल जो हमारा स्पेसिमेन है जो कि हमने प्रिपेयर किया है तो उसमें ऐसे फ्लोरोफोर यूज़ किया है जो कि 500 के आसपास उसका एक्साइटेशन है ना, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसी लाइट को हम इसके थ्रू जाने देते हैं, ठीक है। तो ये गया, लाइट गया ऑब्जेक्ट पे और स्पेसिमेन पे और वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन उस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब करके वो फिर इमिट करेगा। तो इमिट मान लिया जाए कि रेड वाले रीजन में कर रहा है ना, रेड वाले रीजन में 700 के आसपास कर रहा है, 600 से 700 के बीच में कहीं पे कर रहा है। तो जो ये वाला जो डायक्रोइक मिरर है वो अब क्या करेगा, इसकी खासियत क्या है कि ये सारे जो लाइट थे मान लीजिए 600 से नीचे वाले थे उसको पास नहीं होने देगा और 600 से ऊपर वाले को पास होने देगा। तो जैसे 600 से ऊपर वाले को पास होने देगा तो ये हमारे आई पीस के थ्रू जाएगा, जो कि हम लोग कैमरा से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम आँख से भी देख सकते हैं। विजिबल रेंज में होगा तो आँख से भी देख सकते हैं, है ना। अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में है तो हम लोग आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि डापी होता है, ब्लू वाले रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट है तो नहीं देख सकते, इंफ्रारेड वाले रीजन में है तो भी हम नहीं देख सकते। हमारी जो आँख की कैपेबिलिटी है वो क्या है, विजिबल रेंज में ही देखने की है। तो हम उसको फिर कैमरे में कैप्चर करेंगे, कैमरे में कैप्चर करने के बाद उसमें वर्चुअल कलर दिए जाते हैं, वर्चुअल कलर दे करके फिर हम उसको देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप को काम करने के लिए। क्या है कि आपको एक फ्लोरोफोर चाहिए, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए दैट कैन get excited by accepting the light and then go into the excited state and eventually it emits the light to come into the ground state. Okay, this phenomenon is used to पिन पॉइंट द मोलिकुल्स, है ना। हम उस मोलिकुल को जिससे हम उसकी एफिनिटी बाइंड करा दें उसको हम उसको वहाँ पे पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसको इमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर फ्लोरोफोर के अलावा फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम यूज़ कर रहे हैं डायक्रोइक मिरर के, है ना। एक ऐसा मिरर जो कि वेवलेंथ स्पेसिफिक है, यानी कि कुछ लाइट को वो जाने दे रहा है, कुछ लाइट को वो नहीं जाने दे रहा है, सिंपल सी बात है ना। वेवलेंथ की रेंज है, वेवलेंथ किसी वेवलेंथ को जाने दे रहा है और किसी वेवलेंथ को नहीं जाने दे रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपको इसमें टिपिकल इमेज जो कि मेरी पीएचडी के दौरान मैंने खींचा था, ये आप देख सकते हैं कि ये डापी की इमेज है ना। डापी से न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, इसमें डापी की इमेज है, हमने डापी से इसको स्टेन किया है और फिर वो फिल्टर का यूज़ करके हमने फ़ोटो खींचा, ठीक है। उसके बाद फिटसी यानी कि फ्लोरोसिन आइसोथाइनोइड का यूज़ किया और फिर उसको हमने फ़ोटो खींचा। हमने किसी भी टारगेट मोलिक्यूल हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, बीटा एक्टिन हो सकता है, ट्यूबुलिन हो सकता है, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके टारगेट हम उसको जा करके बाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस है पूरा प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ आते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए बने हुए होते हैं, ठीक। डापी का तो क्या है, डापी का नोन है, आपको पता है कि डापी न्यूक्लियस से ही बाइंड करेगा, उसमें कोई रेंज नहीं है। लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके रेंज ऑफ मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे जो कि आपको डिफरेंट एंटीबॉडी होंगे, जो कि डिफरेंट एंटीजन होंगे जो कि एंटीबॉडी से जाकर के बाइंड करेंगे। ओके, तो उसी तरह से टेक्सास रेड है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए उसको हम टारगेट करते हैं। ये मॉलिक्यूल मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ और आपको उसमें समझने के लिए ज़रूरत है कि केवल हम टारगेट मॉलिक्यूल पे हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये सारे इमेज को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, एक साथ मर्ज कर सकते हैं। वी कैन मर्ज ऑल दिस 3 इमेज टू गेट अ फाइनल इमेज। हियर यू कैन सी दैट द न्यूक्लियस इज हियर, देन सम ग्रीन, you can name it, some green protein is there and some red protein is here. Okay, so we, by the use of fluorescence microscope, we can further go deep inside the cell, है ना। कोई भी सेल के बायोलॉजी में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री ये पूरा प्रोसेस ही है, पूरी टेक्निक है जो कि इसके लिए ही यूज़ की जाती है ना। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। वी कैन टारगेट एनी प्रोटीन मॉलिक्यूल by the some fluorophore and then using the filter, appropriate filter in the fluorescence microscopy, we can image, we can pinpoint, we can know whether that particular protein is getting expressed in a particular cell, in a particular tissue or not, है ना। हम पता कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, बल्कि हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि कितना एक्सप्रेस हो रहा है। हम कंपेयर कर सकते हैं
कोई भी आपका कंट्रोल टिश्यू और एक्सपेरिमेंटल टिश्यू के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना एक्सप्रेस हो रहा है। हम उसको क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे कि आप क्वान्टिफाई कर सकते हो फ्लो उसके उसके लाइट की इंटेंसिटी को, है ना, कि कितनी इंटेंस लाइट है। अगर डिफरेंट आपका स्पेसिमेन है, आपका डिफरेंट आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो उसके बीच में कितनी इंटेंसिटी है, किसी में ज़्यादा है कम है, उसको आप मेज़र कर सकते हो, एंड वी हैव सॉफ्टवेयर फॉर दैट। ठीक है, बट फॉर दिस क्लास आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ माइक्रोस्कोप वर्क्स। ठीक है, हम क्या किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। हम लेंस का यूज़ करते हैं। लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, हम लाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पहले डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड होती है। ओके, फिर वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके माइक्रोस्कोप डेवलप किया। डिफरेंट लोग आप देख रहे हैं हिस्ट्री में, आप डिफरेंट लोगों ने उसको बनाया कॉम्बिनेशन लेंस। फिर हमने ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढा जो कि फ्लोरोसेंस फ्लोरोफोर हो, यानी कि फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी हो उसमें किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फिर वो दूसरी वेवलेंथ को इमिट कर सके। और फिर हमें इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री के बारे में पता है, इम्यूनो रिएक्शन के बारे में पता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के बारे में पता है कि वो एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, तो हम उसे बाइंड करा देते हैं। हाँ, वो सेल के अंदर जा सकता है और सेल के अंदर जाकर बाइंड करके फिर जब वो लाइट इमिट करेगा तो उसको अप्रोप्रिएट फिल्टर का यूज़ करके वी कैन इमेज दैट। ओके, सो दिस वाज दी टुडेज क्लास। हम लोग केवल उसकी फंक्शनिंग की बात की है, किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का मैंने बेसिक बताया है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में बहुत तरह के और भी, जैसे कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है ना, सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है, बहुत तरह के माइक्रोस्कोपी आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में और आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।